हेलो एवरीवन। अगर आप टीए आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हो फिर आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इंडियन हिस्ट्री आपको कवर करवाने जा रहा हूं, तो आज की इस वीडियो में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो सारा का सारा आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहां पे जाके डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकाल लेना और एक एक लाइन को याद कर लेना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह से और भी चैप्टर आपके लिए आना स्टार्ट होंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को शेयर करते जाना। देखो जी, इंडियन हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? यूरोपियंस जब इंडिया में आए थे, देखो आपको पता है हमारा देश पहले गुलाम नहीं था, बाद में गुलाम बना था। वो प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ? यूरोपियंस जो हैं वो उन्होंने इंडिया में आना स्टार्ट किया था। हालांकि उनका जो पर्पस था वो इंडिया में आके ये नहीं था कि उन्होंने रूल वगैरह करना है। उनका पर्पस था उनको व्यापार करना है, ट्रेड करना है। तो क्या क्या इवेंट हुए, किस तरह से वो आते गए, किस तरह से लड़ाई हुई, बैटल हुआ, वो सब कुछ हम कवर करना स्टार्ट करेंगे। ईयर 1498 से कहानी स्टार्ट होती है। 1498 को क्या होता है? वास्को डगामा जो कि पुर्तगाली होता है, पोर्चुगीज होता है, वो हमारे इंडिया में एंट्री करता है और कहां पर पहुंच जाता है? कैलिकट वाले साइड में पहुंच जाता है। कहते हैं ना वास्को डगामा ने इंडिया की डिस्कवरी की थी। मतलब जो सी रूट था, समुद्र के रास्ते इंडिया तक कैसे आना है, वो किसने खोजा? सबसे पहले वास्को डगामा ने खोजा। और वो पहुंचता कहां पर है? कैलिकट में पहुंचता है। तो आपको ये ईयर भी याद रखना है कि 1498 में वास्को डगामा आया था इंडिया में और कहां पर आया था? कैलिकट में आया था। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा पहला यूरोपियन कौन था जिसने सी रूट, समुद्र का रास्ता डिस्कवर करा कि इंडिया में सी के रूट के थ्रू कैसे आना है? वो भी वास्को डगामा ही था। अब जब वास्को डगामा इंडिया में आता तो उसका वेलकम कौन करता है? अब वो कैलिकट में आए ना, तब कैलिकट का रूलर हुआ करता था जैमोरिन। तो जैमोरिन यहाँ पर जो वेलकम करता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली इंपॉर्टेंट लाइन आपको समझ आ चुकी है। इसके बीच में और भी कई सारे इंसिडेंट हुए, बट मैं आपको टू द पॉइंट और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करवा रहा हूँ। पहले जो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ ये करना है, फिर बाद में आपको लगे एक्स्ट्रा कुछ करना एक्स्ट्रा और आप पढ़ लेना। फिर आता है 1505। 1505 का ईयर इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इस टाइम पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का टाइम पीरियड है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन है? जो पुर्तगाली यहाँ पर आए थे ना, पोर्चुगीज यहाँ पर आए थे। अब इनके यहाँ पर क्या होते हैं? वायसराय होते हैं, गवर्नर होते हैं। पुर्तगाल तो पूरा यहाँ पर आ नहीं सकता। अब उनका एक बंदा यहाँ पर रहेगा जो यहाँ का पूरा सिस्टम संभालेगा, व्यापार संभालेगा, एडमिनिस्ट्रेशन आप ऐसे तो वो संभालेगा। तो इस तरह से जो पहला पुर्तगाली वायसराय था उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये क्या करता है? ये ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आता है। ब्लू वाटर पॉलिसी को ला रहा है। इंडिया में समुद्र के रास्ते से आना है तो उनको पहले रास्ते में टैक्स देना पड़ता है। जैसे हम आजकल गाड़ी लेके जाते हैं रास्ते में टोल टैक्स देना पड़ता है। तो समुद्र के रास्ते से जब सी रूट से आना होता था तो बीच में अरब वगैरह या बाकी देशों को उनको टैक्स देना पड़ता था। अभी कहते हैं हम यहाँ पर आते हैं, हमारा खर्चा हो जाता है, ऐसे सामान लेके वापस पहुंच जाते हैं, हमें टैक्स देना पड़ता है। तो हमें इस खर्चे को बचाना है, इसके लिए वो क्या करते हैं? समुद्र को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। और ये काम किसने करा? ये ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अभी मैं वही यूरोपियंस की तरफ से जो पुर्तगाली सबसे पहले आए, वास्को ड गामा आता है, फिर एक एक करके गवर्नर बनते जाएंगे, वायसराय बनते जाएंगे, वो हम पढ़ रहे हैं। तो पहला वायसराय कौन था वो समझ आ गया। फिर 1510 में क्या होता है? गोवा को कैप्चर कर लिया जाता है। अल्फोंसो दी अल्बकर, ये भी एक गवर्नर होता है, वायसराय होता है पुर्तगालियों का। ये गोवा को अपने कंट्रोल में कर लेता है, गोवा को कैप्चर कर लेता है। फिर इंपॉर्टेंट इवेंट आता है 1600 वाला। 1600 में क्या होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन होती है। अभी तक क्या था? अभी तक पुर्तगाली यहाँ पे थे। अब पुर्तगालियों के बाद 1600 में कौन आ चुका है? ब्रिटिश भी यहाँ पर आ चुके हैं। अंग्रेज जिनको हम कहते हैं जिन्होंने रूल करा था इंडिया में, वो ब्रिटिश भी यहाँ पर आ चुके हैं। क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ वन होती है जो इनको क्या करती है? चार्टर पे साइन कर देती है। मतलब इस कंपनी को बोलती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलती है कि तुम जाओ इंडिया में, इंडिया में जाके तुम अपना व्यापार करो, कोई दूसरी कंपनी वहां पर नहीं आएगी, तुम्हारी तुम्हारी इसी कंपनी वहां पे जाके काम करेगी। तो 1600 में क्या होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हो जाती है। ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट आपको समझ आ गया। अभी तक क्या बताया? पहले पुर्तगालियों की तरफ से वास्को डगामा आया, फिर वास्को डगामा के आने के बाद गवर्नर वगैरह आते हैं, गोवा को कैप्चर वगैरह करते हैं, फिर उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1600 में। 1608 में ब्रिटिश क्या करते हैं? सूरत में अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर लेते हैं। पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो इंडिया में थी वो ब्रिटिश की, वो सूरत में आती है। 1612 में क्या होता है? बैटल ऑफ स्वाले होती है। इस बैटल ऑफ स्वाले में क्या होता है? जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, ये क्या कर देते हैं? ये पुर्तगालियों को ही डिफीट कर देते हैं। जो पुर्तगाली अभी तक सबसे पहले आए थे, पुर्तगालियों को किसने हरा दिया? ब्रिटिश ने हरा दिया, अंग्रेजों ने, इंग्लैंड वालों ने हरा दिया। और जो नेवल जो डोमिनेंस था, जो समुद्र वाला डोमिनेंस था, जो पहले पुर्तगालियों ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, अब वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुका है। अब उन्हें भी टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ रहा है।
फिर 1615 में क्या होता है, सर थॉमस रो, उस टाइम इंडिया में जहांगीर का रूल होता है, तो जहांगीर के दरबार में जाता है ना, जहांगीर के दरबार में जाता है, परमिशन लेता है, परमिशन ले किस चीज की परमिशन लेता है कि हमें यहाँ पे ट्रेड करने दो, हमें फैक्ट्री स्टैब्लिश करने दो, हमें अपना सामान रखना था, हमें स्टोर चाहिए, हमें फैक्ट्री स्टैब्लिश करने दो, तो परमिशन वगैरह मिल जाती है। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन सबसे पहले जहांगीर के दरबार में जाता है, सर थॉमस रो की बात करते हैं, ठीक है जी। तो ये दो नाम आते हैं, मुन्नो वगैरह का भी नाम है, हालांकि यहाँ पे मैं सामने मेंशन नहीं करा मैंने, बट सर थॉमस रो की बात करेंगे, वो जहांगीर के दरबार में विजिट करता है। फिर जैसे अभी तक आपने देखा पुर्तगाली 1498 में आ गए, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनती है। ये बाद में पॉन्डिचेरी में बेस वगैरह बना लेते। तो आपने देखा पुर्तगाली भी इंडिया में आ गए हैं यूरोपियंस में, आपने देखा कि ब्रिटिश भी आ चुके हैं, इंग्लैंड वाले भी आ गए, आपने देखा फ्रेंच वाले भी इंडिया में आ चुके हैं। सभी अपने अपने तरीके से हमारे इंडिया में क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। इसी तरीके से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनी थी 1602 में, इनका फोकस ट्रेड पे था। ये पुर्तगालियों को जो स्पाइस वाले आइलैंड है, मसाले वाले आइलैंड की बात करते हैं, वहां पे डिफीट करके वहां पे कंट्रोल कर लेते हैं। तो डच भी हमारे इंडिया में आ चुके हैं, डेन्स भी आते हैं 1616 में, ऑस्ट्रियन कंपनी भी आती है, बट इनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। मेन ब्रिटिश है, पुर्तगाली हो गए, फ्रेंच हो गए, ठीक है जी। ये कैसे इंडिया में आए, कब कब आए, आपको वो समझ आ गया। अब हम बात करते हैं यूरोपियंस तो आ गए ना, अब ये आपस में लड़ाई करेंगे इंडिया में, इनकी आपस की जो लड़ाई है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बैटल बैटल ऑफ स्वाले 1612 में हुई है, जब ब्रिटिश जो है सॉरी पुर्तगालियों को हरा देते हैं, समझ गए। तो ब्रिटिश यहाँ पर जीत चुके हैं पुर्तगालियों से। फिर पहली कार्नेटिक वॉर होती है 1746 से 1748 में, ये ब्रिटिश के बीच में और फ्रांस वालों के बीच में होती है। तो यहाँ पे पहली वॉर में कौन जीतता है, पहली वॉर में फ्रेंच वाले जीत जाते हैं। फिर सेकंड कार्नेटिक वॉर होती है, ये होती है 1749 से 1754 तक, ये भी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होती है, लेकिन इस बार अंग्रेज जीत जाते हैं। फिर बैटल ऑफ अंबर होती है 1749 में, इसमें जो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होती है, फिर से कौन है, फिर से ब्रिटिश यहाँ पर जो है वो जीत जाते हैं, समझ गए हो। तो देखो अंग्रेजों की बात करें, ब्रिटिश की बात करें, इन्होंने पुर्तगालियों को भी हरा दिया, इन्होंने फ्रेंच वालों को भी हरा दिया। अगर सबको इन्होंने डिफीट कर दिया, इसका मतलब वो कंट्रोल किसका हो गया, पूरी तरीके से ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया। अब वो इंडिया पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहली कार्नेटिक वॉर हुई थी वो ट्रीटी ऑफ एक्सले-चपला से जो है वो खत्म हुई थी। जो सेकंड कार्नेटिक वॉर है वो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से खत्म हुई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर बैटल ऑफ आरकोट भी होती है 1751 में। जब आप पहली बार पढ़ते हो ना हिस्ट्री को, ये डेट वगैरह आपको प्रॉब्लम आती है, तो पहले आप डेट मत याद रखो, पहले आप कहानी की तरह याद रखो कि पहले वास्को ड गामा आया था, फिर उसके बाद पहला गवर्नर कौन था, फिर आप याद करो कि हाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, फ्रेंच वाली कब बनी थी, डच वाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, बैटल ऑफ स्वाले में किसने किसको हराया, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में किसने किसको हराया, कौन सी ट्रीटी से ये एंड हुई, सेकंड कार्नेटिक वॉर में किसने किसको हराया, किस ट्रीटी से ये एंड हुआ, बैटल ऑफ अंबर किस किसके बीच में हुई, विनर कौन रहा, है ना। इस तरह से बैटल ऑफ आरकोट किस किसके बीच में हुई, विनर कौन रहा। पहले आप इस सीक्वेंस को याद करो, जब आप ये सीक्वेंस याद कर लोगे, फिर पीडीएफ को आप 4-5 बार देखोगे, डेट आपके सामने आती जाएंगी, वो आपके लिए बड़ी कॉमन सी बन जाएगी, फिर आपको इजीली वो याद भी हो जाएगा, ठीक है जी। आप नया नया मोबाइल नंबर ले रहे हो, याद करना मुश्किल हो जाता है, एक टाइम के बाद जब आप बार बार देखते हो, बार बार सुनते हो, आपको याद हो जाता है, इजी बन जाता है। वैसे ये सब कुछ भी रहता है। बैटल ऑफ आरकोट 1751 में होती है, रॉबर्ट क्लाइव मतलब ब्रिटिश और चंदा साहिब मतलब फ्रेंच के बीच में हो जाएगी। यहाँ पर भी ब्रिटिश जीत रहे हैं, तो हर तरह से ब्रिटिश यहाँ पे जीत रहे हैं। बैटल ऑफ प्लासे 1757 में हो रही है, ब्रिटिश और एक तरह से फ्रेंच के बीच में हो रही है, ब्रिटिश यहाँ पे जीत रहे हैं। और इस बैटल को जीतने के बाद ब्रिटिश जो हैं वो बंगाल का कंट्रोल भी अपने पास ले लेते हैं। देखो जी, बैटल ऑफ प्लासे वो बैटल है जब ब्रिटिश जो है ना वो एक तरह से इंडियन से भी लड़ रहे थे। अभी तक क्या था, ब्रिटिश आपस में लड़ रहे हैं, ब्रिटिश पुर्तगाली से लड़ रहे हैं, ब्रिटिश फ्रेंच से लड़ रहे हैं, बट बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जो हुई है, ये यहाँ पर जो है बंगाल वालों से जीत रहे हैं और बंगाल को भी अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। मतलब अभी इंडियन से भी फाइट करना स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड कार्नेटिक वॉर है, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होती है, तो यहाँ पे भी ब्रिटिश जीत रहे हैं। बैटल ऑफ वन डे वॉश 1760 में हो रही है, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हो रही है, ब्रिटिश जीत रहे हैं। वन डे वॉश में तो बुरी तरीके से फ्रेंच को हरा देता, हर बार आप देख रहे हो ब्रिटिश यहाँ पे जीत रहे हैं। तो पहले आप इतना याद कर लो कौन सी बैटल किसके बीच में हुई है, और फिर आप याद करना स्टार्ट करो कौन सी ईयर में ये बैटल होती है, ठीक है जी। पहली कार्नेटिक वॉर थी वो एक्सले-चपले ट्रीटी से खत्म हुई, दूसरी कार्नेटिक वॉर पौंडीचेरी से खत्म हुई थी, तीसरी कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस से यहाँ पर खत्म होती है।
अब इसके बाद क्या है, ब्रिटिश के कंक्विस्ट की बात करेंगे। देखो जी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, जिसमें आपको मैंने बताया ब्रिटिश यहाँ पे सिराजुद्दौला को हरा देते। सिराजुद्दौला को हरा दे इसका मतलब ब्रिटिशर्स का रूल यहाँ पर इंडिया में जो है स्टार्ट हो चुका है, वो इंडिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है। इस बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश जो है वो मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम सबको हरा देते हैं और दीवानी राइट इनको मिल जाते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी फिर बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हो रही है, ब्रिटिश जीत रहे हैं। 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट ला रहे हैं। इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से काम करेगी। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग ड्यूअल कंट्रोल ब्रिटिश ने जो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस कर लिया था। ये सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट वाइज याद करते जाना है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने रिफॉर्म लाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो परमानेंट सेटलमेंट लेकर आता है बंगाल में। वो तो टैक्स वगैरह देने का सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका था। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुई थी। टीपू सुल्तान को यहाँ पे मार दिया जाता है, मैसूर को कब्जे में कर लेते हैं अंग्रेज। 1802 से 1818 में एंग्लो और मराठास के बीच में वार होती है, यहाँ पे मराठास को वो हरा देते हैं। 1849 में ये पंजाब को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी की लीडरशिप के अंडर। 1853 में ये पहले रेलवे लाइन इंडिया में बिछाते हैं और पहले रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने तक जाती है, 34 किलोमीटर की होती है। अब देखिए पहले इन्होंने अंग्रेजों ने दूसरे यूरोपियंस को हराया, अब इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को डिफीट करने का काम कर रहे हैं। और करते करते 1853 में जब वो पहुंच रहे हैं अपने काम को और इजी बनाने के लिए वो रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, और जो बॉम्बे से थाने में जाती है पहली रेलवे लाइन। तो पूरी कहानी की तरह समझिएगा, पहले टेंशन प्रेशर मत लीजिएगा दिमाग के ऊपर, सब कुछ आराम से कवर हो जाएगा। अब इंडिया में क्या रहता है, कुछ गवर्नर जनरल रहे, कुछ वायसराय रहे। तो कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल या इंपॉर्टेंट वायसराय की बात करेंगे, वो कौन से थे, उनके टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन होता है, ये भी कर लेना। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में क्या इंपॉर्टेंट हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, रोहिला वॉर हुई, पिट्स इंडिया एक्ट आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट, ये आपको पहले भी बताया मैंने। लॉर्ड वेल्लेस्ली के टाइम पे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम आया। हेस्टिंग्स के टाइम में पेशवा पावर का एंड हो चुका है और थर्ड एंग्लो मराठा वार होती है। विलियम बेंटिक के टाइम में सती की प्रथा को खत्म किया जाता है, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को लाया जाता है। डलहौजी के टाइम में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेके जाते हैं, विडो रीमैरिज एक्ट को लेकर आते हैं। तो कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पर क्या हुआ, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डलहौजी याद कर लेना, बेंटिक याद कर लेना और वॉरेन हेस्टिंग्स याद कर लेना और कॉर्नवालिस पे अच्छे से याद कर लेना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल के बारे में मैंने आपको बताया, पूरी सीक्वेंस आपको बता दिया। 1853 में रेलवे लाइन बिछ गई है। इसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 1857 वाला। 1857 को रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहते हैं, या फिर फर्स्ट वॉर, आजादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। अब जो 1857 का रिवॉल्ट होता है ना, ये अलग अलग रीजन में अलग अलग लीडर होते हैं। जैसे दिल्ली में लीडर कौन था, दिल्ली में लीडर था बहादुर शाह जफर। दिल्ली में कौन था, कोई बहादुर था। कानपुर में कौन था, नाना साहेब और तांता टोपे। कान बनता है और कान से राइम कर तो नान बन जाता है, तो जहाँ पे कान होगा वहां पे नान होगा, तो नाना साहेब कर लेना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो उसमें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है। लखनऊ में कौन थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। जिसका लक काम करेगा, लक जिसका काम करेगा उसके पास 1000 महल होंगे, तो हजरत महल याद कर लेना। बरेली में कौन था, दिल्ली में बहादुर, तो बरेली मतलब बाहर, बाहर भी बहादुर था। बिहार में कौन था, बिहार में कुंवर सिंह। हर है और वार है, तो हर बिहार में कौन है, कुंवर सिंह आ जाएंगे। फैजाबाद में मौलवी है, मौलवी अब्दुल्ला शाह। तो कौन से रीजन में कौन सा लीडर था, आपको ये भी आराम से याद कर लेना। सॉरी, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जो 1857 का रिवॉल्ट है वो कब स्टार्ट होता है, 10th ऑफ मई 1857 को स्टार्ट होता है। मेरठ से स्टार्ट होता है। कई सारे कारण होते हैं, ये जो सबसे मेन रीजन माना जाता है वो होता है ग्रीस्ड कार्ट्रिज ह्यूमर के काज से। जो नई इनफील्ड राइफल आई है उसको पहले आपको छीलना पड़ता है मुंह से, और उसमें बीफ लगा, गाय का मीट होता है, सूअर का मीट होता है, तो हिंदू मुस्लिम दोनों बड़े होते हैं। बाकी टैक्स सिस्टम यहाँ पे चल रहा था, जो हमारे रिलीजन से या जो प्रथाएं थी उसे छेड़छाड़ करी जा रही थी। कई सारे रीजन मिलके जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शेप लेते हैं। लेकिन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का रिवॉल्ट जो है वो 1858 में खत्म भी हो जाता है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, जो भी तक हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश यहाँ पर आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को जो एंड कर दिया जाता है, और ब्रिटिश का जो क्राउन है, जो ब्रिटिश हैं जो वहां पर सरकार चलाते हैं, वो कंट्रोल डायरेक्ट अपने पास रख लेते हैं। कि वो क्या बोलते हैं कि आज के बाद क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लागू हो जाएगा,
और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो कंपनी थे, कंपनी का रूल खत्म हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली जो है वो इंडिया पे रूल करेंगे, हमारी सरकार इंडिया पे, हमारा जो क्राउन है, हमारे किंग क्वीन जो है वो इंडिया पे रूल करेंगे, हम अपने हिसाब से यहाँ पे बंदे बैठ जाएंगे, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। समझ गए हो? तो ये इम्पैक्ट पड़ा 1857 के रिवॉल्ट का। और फेल क्यों हुआ? क्योंकि सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते, लिमिटेड एरिया तक लिमिटेड था ये। तो हालांकि और भी कई सारे रीजन थे, बट मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, टू द पॉइंट आपको कवर करवा रहा हूँ। और इंपॉर्टेंट पॉइंट 1857 के रिवॉल्ट के, जैसे उस टाइम पे इंडिया का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? सॉरी, लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करता था। उस टाइम पे इंडिया में मुगल एम्पायर चल रहा था, और मुगल एम्परर कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड था। ब्रिटिश आर्मी का कमांडर कौन था? जनरल कॉलिन कैंपबेल था। ब्रिटेन का उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था? पामस्टन था। ब्रिटेन का क्राउन किसके पास था? क्वीन विक्टोरिया के पास था। 1857 में जो रिवॉल्ट था, इसका सिंबल क्या था? लोटस और चपाती। मेन रीजन क्या था? आपको बताया, इनफील्ड राइफल कार्ट्रिज। पहला सिपाही जिसने रिवॉल्ट करता वो मंगल पांडे था। अब उन्होंने अरेस्ट ही नहीं किया किसी को। स्टार्ट रिवॉल्ट कैसे होता है? मेरठ में स्टार्ट होता है। 10 मई 1857 को दिल्ली चलो का नारा चलता है, सारे दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लोटस और ब्रेड इसका सिंबल देखने को मिला था। तो ये सारे पॉइंट आपको याद कर लेने एज इट इज। जैसे आपको मैंने पहले बताया था ना, गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल के टाइम पर क्या हुआ, जैसे सती प्रथा कब खत्म हुई थी, ये लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको मैंने बताया था। उसी तरीके से जब 1857 का रिवॉल्ट खत्म होता है, 1858 आता है, उसके बाद वो बोलते हैं आज के बाद गवर्नर नहीं होगा, आज के बाद वायसराय आया करेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट वायसराय हैं, उनके टाइम पर क्या हुआ आपको ये भी पता होना चाहिए। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। लिटन के टाइम पे वर्नेकुलर प्रेस एक्ट आया था। लॉर्ड रिपन की बात करेंगे, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। करजन के टाइम पे बंगाल का पार्टीशन हुआ था। उसके बाद हार्डिंग के टाइम पे जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसको कैंसिल कर देते हैं, और कैपिटल दिल्ली में, जो कैपिटल को दिल्ली में शिफ्ट कर देते हैं। कैम्पसफोर्ड के टाइम पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इरविन के टाइम पे गांधी इरविन के बीच जो समझौता होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। लिनलिथगो के टाइम पे सबसे ज्यादा टाइम तक वायसराय लिनलिथगो ही रहा था, और क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम पीरियड रहता है। वेवल के टाइम पे शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। माउंटबेटन के टाइम पे, जो माउंटबेटन के टाइम की बात करेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, देश आजाद हो जाता है। ये वायसराय थे, उनके टाइम पर क्या हुआ आपको मैंने वो बताया। अब 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, वो रहता है आईएनसी की फॉर्मेशन। अब आईएनसी जो कंटिन्यू चलती ही जा रही थी, अब उस टाइम पर क्या क्या हुआ देखो जी। 1885 के टाइम पे आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है। कौन करता है? एओ ह्यूम के द्वारा करवाई जाती है। कई सारे सेशन होते हैं। जो पहली मीटिंग, ये पहले सेशन होता है वो बॉम्बे में होता है, और जब पहली बार सेशन बॉम्बे में होता है तब प्रेसिडेंट होते हैं उमेश चंद्र बनर्जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया, बंगाल का विभाजन कर दिया। जब बंगाल का विभाजन किया वो किसने कराया? कर्जन के द्वारा कराया गया। पर्पस था हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना है। जब अंग्रेजों ने अपनी तरफ से बंगाल का पार्टीशन कर दिया, तो इंडियंस ने अपोज करने के लिए सेम उसी 1905 में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चलाया, जो कि बंगाल से स्टार्ट हुआ था कि हम अंग्रेजों का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके सामान को बायकॉट करेंगे, इंडिया का बना हुआ सामान इस्तेमाल करेंगे, इंडिया के स्कूल वगैरह में जाएंगे। ये सिस्टम चलता है। ठीक है जी। तो 1905 में बंगाल का पार्टीशन करवाया गया। तो 1905 में इंडियंस की तरफ से स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट चलाया गया। फिर अंग्रेजों की बारी आती है। 1906 में क्या करते हैं? वो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करवा देते हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम अब अलग ही कर दिए, और मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा करी जाती है। फिर 1906 में ही एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जो कलकत्ता सेशन जिसे कहा जाता है। इस टाइम पे दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे। वो स्वराज की डिमांड करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंस की। बट ये इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं करते, सिर्फ स्वराज, इंडिपेंडेंस के, हमें अंग्रेजों के अंडर रखो लेकिन अपने हिसाब से काम करने दो। फिर 1907 में क्या, तो सीक्वेंस पढ़िएगा। 1905 में क्या हुआ? बंगाल का पार्टीशन। 1905 में स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होगी, और उसी साल कलकत्ता में सेशन हुआ जब स्वराज की डिमांड करी गई। 1907 में सूरत स्प्लिट, सूरत में सेशन हो रहा था कांग्रेस का। इस टाइम पे क्या होता है, जो आईएनसी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में बंटी हुई थी वो पूरी तरीके से अलग हो जाती है। मॉडरेट्स के लीडर तिलक होते हैं, और यहाँ पे गोखले होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को अपने आप से जो अलग कर लेते हैं। ये मॉडरेट्स में गोखले हो जाएंगे, एक्सट्रीमिस्ट में तिलक हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है, कांग्रेस जो है दो पार्ट से बन चुकी थी। पहले इंडिया को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करवा दिया। 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ तो आईएनसी को ही दो पार्ट में डिवाइड करवा दिया। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं। इन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग
सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं, मतलब मुस्लिम्स के लिए जो अलग वोटिंग का सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा जाता है। 1911 में दिल्ली को जो इंडिया की कैपिटल बनाया जाता है, पहले कलकत्ता थी, अब दिल्ली बनाया जाता है और बंगाल का पार्टीशन नल कर देते हैं यहाँ पर। फिर 1915 में महात्मा गांधी दोबारा साउथ अफ्रीका से इंडिया में आ जाते हैं और पॉलिटिक्स ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। 1916 में लखनऊ पैक्ट आता है। लखनऊ पैक्ट में क्या होता है, जो आईएनसी बंट गई थी वो आईएनसी जुड़ जाती है, मिल जाती है, और आईएनसी और मुस्लिम लीग भी जो है वो यूनाइट हो जाते हैं। ये सब कुछ 1916 के कांग्रेस के लखनऊ सेशन में होता है। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह चलाते हैं। चंपारण बिहार में एक जगह आती है। ये पहला सत्याग्रह है जो गांधी जी चलाते और जीत मिलती है। इंडिगो की खेती कर रहे थे किसान, उनके लिए लड़ते हैं यहाँ पर। 1919 में रोलेट एक्ट आता है, जिसकी अकॉर्डिंग जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी देखने को मिलता है। जनरल डायर के द्वारा हत्याकांड वहां पे करवाया जाता है 13 अप्रैल 1919। 1920 में क्या होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। गांधी जी क्या करते हैं, लीड करते हैं, टाइटल, स्कूल, समाज सबको बाइकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट होता है। महात्मा गांधी ने कहा पीसफुली सब कुछ करेंगे, लेकिन कुछ लोग वहां पे जाते हैं, पुलिस चौकी को पूरा पूरा उड़ा देते हैं। तो गांधी चोरी चोरा में सब कुछ होता है, तो यूपी में होता है। तो गांधी जी क्या करते हैं, इसके बाद बोलते हैं नहीं, आज के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं चलेगा, इस मूवमेंट को वो सस्पेंड कर देते हैं। फिर 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस आ जाता है, जो ट्रेन वाला हादसा, ट्रेन लूटी थी, है ना, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा करा जाता है ये वाला। 1927 में साइमन कमीशन इंडिया में आ जाता है, बट इसको बायकॉट कर जाता है। साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, जिसको मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देता है। 1929 के लाहौर में सेशन होता है। इस टाइम पे स्वराज नहीं, इस टाइम पे पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है, डांडी मार्च आता है, जो नमक बनाने का काम करते गांधी जी चलाते हैं। 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1937 में इलेक्शंस होते हैं। 1940 में लाहौर का रिजोल्यूशन आता है, जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड करते हैं। 1942 में गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं, जहाँ पे डू और डाई का नारा देते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है और 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। इंडियन हिस्ट्री में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कवर करने हैं, जिसे राजा राम मोहन राय जी की बात करेंगे, ब्रह्मो समाज की फाउंडेशन करते हैं, सती प्रथा को एबॉलिशन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करेंगे, आर्य समाज के फाउंडर होते हैं, गो बैक टू वेदास का नारा देते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात करेंगे, विडो रीमैरिज एक्ट लेकर आते हैं। ज्योतिबा फुले जी की बात करेंगे, सत्यशोधक समाज की बात करते हैं, वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन के फाउंडर होते हैं। भीमराव अंबेडकर जी की बात करें, दलित मूवमेंट चलाते हैं, पूना पैक्ट में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सर सैयद अहमद खान की बात करेंगे, अलीगढ़ मूवमेंट चलाते हैं। ये कुछ की रिफॉर्मर रहे। जो भी इंपॉर्टेंट था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, वो सारा आपको मैंने कवर करवा दिया है। अब आपको लगता है ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जो कराया है ये सारा का सारा कवर कर लेना। मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।